नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होते रहना जरूरी है। सिनेमा संवाद की आज की कड़ी में हम बात करेंगे क्यों हमारे जो बड़े सितारे हैं, हाल में जो भी बड़े सितारे हैं, जो इस समय हमारे इंडस्ट्री में जिनका बहुत नाम है, जिनकी वजह से फ़िल्में बिकती हैं या जिनकी वजह से फ़िल्में देखने के लिए लोग आते हैं, उनकी फ़िल्में क्यों वो जादू पैदा नहीं कर पा रही हैं, जो जिस जादू के लिए वो मशहूर थे। सलमान खान की फ़िल्म सिकंदर इसका एक ताज़ा उदाहरण है। सलमान खान के नाम पर दर्शक जो है वो सिनेमाघरों में उमड़े आते थे, अब भी उमड़े आते हैं। लेकिन फ़िल्म देखने के बाद जो शुरुआती दिनों के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, उसमें ऐसा लगता है कि दर्शकों को अब वो जो है वो उनकी फ़िल्मों में वो मज़ा नहीं आ रहा। सिकंदर का जो हश्र बॉक्स ऑफिस पर हुआ है, शुरुआती 2-3 दिन के बाद, उससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो जो जादू सलमान खान का था, जो एक उनकी पकड़ थी अपने फैन बेस पर, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी दिख रही है। यही हाल जो बाकी हमारे बड़े फ़िल्मी सितारे हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो या सैफ हों, ऋतिक हों, अक्षय कुमार हों, अजय देवगन हों, उनकी फ़िल्मों के साथ भी कहीं न कहीं ये देखने को मिला है कि दर्शक जो है वो उसको कहीं न कहीं एक दोहराव की बात लगती है। इसलिए उसका मन जो है वो कहीं न कहीं जो है थोड़ा ऊबने लगा है, ऐसा हमको दिख रहा है। और अफ़सोस की बात ये है या इत्तेफ़ाक कह लें कि कोई ऐसा बड़ा नाम या बड़ा सितारा नया उभर कर के नहीं आ रहा जिसको हम एक सुपरस्टार की संज्ञा दे सकें। तो एक तो ये बात है कि क्या जो पुराने सुपरस्टार्स थे हमारे दौर के यानी 90 के दशक से जो स्टार्स उभरना शुरू हुए, शाहरुख खान और बाकी सारे लोग, क्या उनकी चमक में कुछ कमी आ रही है? क्या वो सुपरस्टार का दौर खत्म हो रहा है? या ये भी कह सकते हैं कि क्या जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसकी जो ये बदहाली है, उसकी वजह क्या कंटेंट की कमी है या क्या कारण है कि लोग जो है हमारे जो नया सिनेमा है, जो आज की तारीख में जिस सिनेमा को हम फ़िल्मों में देखने सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं, वो हमें उतना प्रभावित नहीं कर रहा, उतना हमारा मनोरंजन नहीं कर पा रहा। तो ये एक सवाल है। और इसके साथ-साथ हम याद करेंगे फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार मनोज कुमार को, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो आज के कार्यक्रम की जब हम बात करेंगे तो उसमें मनोज कुमार साहब को श्रद्धांजलि देते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज जो लोग हमारे साथ हैं मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मा जी हैं। मेरे साथ पराग चापेकर हैं जो कि वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, अमित कर्ण हैं, फ़िल्म पत्रकार हैं। हमारे साथ जितेंद्र पटेल साहब हैं, फ़िल्म विश्लेषक हैं, प्रोफ़ेसर हैं और हमारे साथ फ़रीद खान साहब भी जुड़ेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री से सीधे जुड़े हुए हैं पटकथा लेखक के तौर पर। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और जैसा मैंने कहा कि हम मनोज कुमार साहब को श्रद्धांजलि से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप में फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे और आज जिस दौर की हम इंडस्ट्री को देख रहे हैं, आज जो एक किस्म से राष्ट्रवाद या देशभक्ति की बात हम करते हैं, देखा जाए तो फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले भारत कुमार का जो तमगा था या देशभक्ति और सामाजिक विषयों की फ़िल्मों का जो तमगा था, वो उन्हीं को मिला था। क्या कहेंगे आप मनोज कुमार साहब को याद करते हुए? जी, जी। आप सभी को नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। मनोज जी को याद करते हुए सबसे पहले तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 10 साल की उम्र में वो आज के पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आए थे और उनका शुरुआती जीवन शरणार्थी शिविर में गुज़रा। 2 साल तक वहाँ रहे। ये कहीं बैक ऑफ द माइंड में उनके रहा और उससे ही जो मनोज कुमार बाद में हमें दिखते हैं फ़िल्मों में आने के बाद खास करके शहीद से जो उनमें शिफ्ट आता है और भरत कुमार की तरफ वे जाते हैं, उसमें लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने उपकार फ़िल्म बनाई और जय जवान जय किसान नारे को उन्होंने पर्दे पे दिखाया। 2-3 चीज़ें हैं जो मनोज कुमार के लिए हमें याद करनी चाहिए, जैसा कि मैंने आज अपनी ऑब्ituary में कहा भी कि जो राष्ट्रवाद है उनका, वो राष्ट्रवाद किसी रंग में रंगा हुआ राष्ट्रवाद नहीं है, वह वास्तव में राष्ट्रवाद है, भारत की बात है। अब उस भारत की बात को हम लोगों ने जिस कलर में कर दिया है,
उस कलर वालों को समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद की बातें कैसे की जा सकती हैं। अब वो तो खुलेआम कहते थे, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत की बात सुनाते हुए किस तरह की बातें कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ गुणगान कर रहे थे। उपकार फ़िल्म के बाद जब उनकी दूसरी रोटी कपड़ा मकान जैसी भी फ़िल्म आती है उनकी, जहाँ इन सारी समस्याओं पे वे बात कर रहे हैं। शोर जैसी फ़िल्म आती है उनकी, जहाँ दूसरी तरह की समस्याएँ आती हैं और बीच में पूरा पश्चिम आती है, जहाँ फिर से अगेन भारत का गुणगान है। तो मुझे लगता है कि मनोज कुमार को याद करते हुए उनके इन फ़िल्मों को ज़रूर याद करें। हाँ, वे कमर्शियल एक्टर के तौर पर, कमर्शियल स्टार के तौर पर अपने समकालीनों की तरह बहुत पॉपुलर नहीं रहे, लेकिन उनकी अपनी एक शैली रही और जिसकी वजह से वे पहचाने गए। और इसमें जो सबसे बड़ी खूबी दिखाई पड़ती है, वो ऐसे विरले अभिनेता, फ़िल्मकार, लेखक हैं, और बाद में तो गीतकार भी बन गए, जो खुद अपनी फ़िल्में लिखते थे, डायरेक्ट करते थे और उसमें एक्ट भी करते थे, खुद प्रोड्यूस करते थे। उनके अलावा मुश्किल से 2-4 लोग ऐसे और दिखेंगे आपको। लेकिन वहाँ भी वो कभी लिखने में किसी और की मदद ले रहे हैं, कभी डायरेक्शन में किसी और की मदद ले रहे हैं या प्रोड्यूसर किसी और को बना लिया है उन्होंने। मनोज कुमार अकेले दम पर ये सारा काम निभा रहे थे। और भी साथी हमारे बात करेंगे, मैं ऐसे ही उनको याद करता हूँ। जी। जी। बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने जो उनके बारे में अपनी टिप्पणी दी। पराग, मैं आपके पास आता हूँ। मनोज कुमार साहब के बारे में जैसा कि अजय जी ने कहा कि जो उनकी फ़िल्में थी, वो उनमें जो राष्ट्रवाद था वो वाक़ई में किसी रंग वाला राष्ट्रवाद नहीं था। उन्होंने बहुत खुलेआम कहा कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, और उस भारत में जो है वो एक समावेशी किस्म के भारत का चित्र उन्होंने खींचा है। और जो लाल बहादुर शास्त्री की बात उन्होंने की, तो हमको याद है उपकार का सिनेमा, जो उन्होंने उपकार जो बनाया, फ़िल्म बनाई थी, उसमें उन्होंने मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती वाली बात कही, और जय जवान जय किसान का जो नारा था, उसको उन्होंने एक बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर दिखाया। आपकी किस तरह की इम्प्रेशंस हैं मनोज कुमार के बारे में, देखिए उनकी एक्टिंग के बारे में या उनकी फ़िल्मों के बारे में? जी, पराग। देखिए, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से रहा हूँ, जैसे मीडिया के शैशव काल से मैं मीडिया से, टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़ा, और पहले वो 15 अगस्त आया है, 26 जनवरी आया, तो आपको बाइट्स लेना होती है। तो 15 अगस्त, और इसपे सबसे आइडियल बाइट किसकी? तो मनोज कुमार साहब की। तो मनोज कुमार साहब से मेरा तकरीबन 25-26 साल से साबका रहा है, और उनसे मुलाकातें लगातार होती रही। और बड़े अद्भुत जैसे उपकार की बात की, वो जब शास्त्री जी से मिल के आए तो उन्होंने रात भर में ट्रेन में स्क्रिप्ट लिख दी थी, ये सारी पूरी फिल्म। और अद्भुत व्यक्ति थे, मतलब एक मैंने एक बार उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा वो भले पूरब पश्चिम का ट्रॉली शॉट हो या शहीद का वो जो भगत सिंह सुखदेव और वो नीचे जाते, वो लोअर शॉट है, उनके सिर्फ पाँव के निशान है, जबकि कैमरे का बेस से भी नीचे जाते हुए शॉट है। तो मैंने कहा गोस्वामी जी, आप शॉर्ट डिवीजन करते कैसे? उनको गोस्वामी जी कहा जाता था। तो तो बोले, शॉर्ट डिवीजन वो लोग करते हैं जिनका दिमाग नहीं चलता है। मैं वहां जाता हूं, अपने हिसाब से शॉट लगाता हूं, कैमरामैन को बोलता हूं ये शॉट लगा दे, बस। तो ऐसी कई सारी चीजें उनके जहन में क्या था, उनका सिनेमा क्या था, क्योंकि सिनेमा किस तरह से निकल के आया वो जानने में हमेशा मेरी रुचि रहती है। तो ऐसी कई चर्चाएं मनोज कुमार साहब से मेरी होती रही, अद्भुत। मतलब मुझे तो मेरी फिल्मों से पहचान जो है वो क्रांति के माध्यम से हुई। तो वो वो जो विजुअल्स थे, ग्रैंड विजुअल्स, उसके बाद मैं मनोज कुमार साहब का फैन बना, और मुझे उनका काम बहुत पसंद आता है। एक सादगी भरा, पाक साफ चेहरा, और उनका अपना एक्टिंग का स्टाइल, और मुकेश के गाने, ये सारा कॉम्बिनेशन मुझे हमेशा ही लुभाता रहा। और मतलब मनोज कुमार जी का जाना ये वाकई बहुत दुखद घटना है। लेकिन बहुत तबीयत उनकी खराब थी पिछले काफी समय से। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पराग। अमित, आपके पास आता हूँ। आप भी जो है वो फ़िल्म पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और आपका संपर्क जो है लगातार फ़िल्म कलाकारों से, फ़िल्म दुनिया के लोगों से होता है। मनोज कुमार साहब इंडस्ट्री के बहुत वरिष्ठ कलाकारों में से थे, और उन्होंने जो, जैसा कि अभी पराग और अजय जी ने बताया, जिस तरह का दौर उन्होंने देखा या जिस तरह के ट्रेंड की शुरुआत उन्होंने की, उसके साथ-साथ उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई थी। आज के दौर में जब हम उनको याद कर रहे हैं, उनके ना रहने पर, तो आपके दिमाग में किस तरह की छवियाँ हैं मनोज कुमार साहब को लेकर के, उनके सिनेमा को लेकर के?
अनम्यूट कर लीजिए अमित, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी जी हाँ, नमस्ते सबको। और मेरी भी खुशकिस्मती रही अजय सर के चलते, क्योंकि उस वक्त मैं जागरण में था और जागरण सखी में हम सफर कॉलम जाता था। 2012 या 13 की बात होगी वो, और उस वक्त मतलब जो है वो मतलब नया था मैं फिल्म बीट पे, और तब उनके घर गया था, मनोज सर के घर गया था, और मनोज सर और उनकी मिसेज शशि गोस्वामी जी, उनका हमसफर का कॉलम मैंने किया था। और मतलब जो उनसे बातें हुई तो हिंदी और उर्दू दोनों पे ही ऐसा जबरदस्त कमांड, मतलब मुझे बहुत कम दिखे लोग ऐसे। और जो उनकी सोच थी फिल्मों के प्रति, और कि मतलब सिनेमा एज अ सॉफ्ट पावर कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है सोसाइटी पर, है ना, दिमाग से गंदगी को हटाने में, है ना, और देश को एकजुट करने में, वो उनकी बातों से नजर आता था कि वो सिनेमा के जरिए वो सब चीजें करना चाहते थे, और उन्होंने किया भी। चाहे उपकार हो, पूरा पश्चिम हो, शोर हो। शोर का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बचपन के दिनों में तो मैंने झेला है 5 साल कि हमारे पड़ोसी थे और उनको कोई मतलब ही नहीं होता था, और वो मतलब म्यूजिक बजाते रहते थे। हमारा 10th का एग्जाम मतलब उसी शोर में गया, 12th का एग्जाम उसी शोर में गया, जैसे तैसे मैनेज करते थे। एनीवे, मतलब जबकि एक एग्जाम्पल है कि मैडोना मतलब सिनेमा घर में गई थी और वो उनका मोबाइल चल रहा था, तो सिनेमा घर की ऑडियंस ने सिनेमा घर के संचालकों से मतलब कंप्लेन कर दी, तो मैडोना को 5 साल तक बैन कर दिया गया था। तो मतलब इस लेवल की संजीदगी होती है अगर एक्चुअल जो मतलब कंट्रीज होते हैं वैसे, तो वो संजीदगी से भरे थे मतलब मनोज सर। और मतलब देशभक्ति की फिल्में भी, है ना, कोई एजेंडा नहीं होता था उनकी फिल्मों में, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता था, है ना। और कोशिश मतलब उनकी जो होती थी हमेशा से कि यार एक ऐसी फिल्म हम दें जिससे मतलब सामाजिक समरसता और वो ताने बाने बने रहे, न कि आज की फिल्मों की तरह मतलब देशभक्ति, सो कॉल्ड देशभक्ति वाली फिल्में जिनसे ताना बाना छिन्न भिन्न हो ही रहा है, और हम अब 300 साल पीछे मतलब न्यू इंडिया के बजाय बैकवर्ड इंडिया में जा रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पे चर्चा हो रही है। तो अनफॉर्चुनेट है अगर मनोज कुमार साहब जैसी मतलब सोच के फिल्मकार हो आज की तारीख में, तो ये सब चीजें शायद हमें देखने को ना मिले। शुक्रिया। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है जो आपने आज के इससे जोड़ते हुए कहा। हितेन जी, आपके पास आता हूँ। मनोज कुमार साहब के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी जो फिल्मोग्राफी है, वो फिल्मोग्राफी उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो जो हम लोग भारत कुमार वाली बात करें या जो राष्ट्रवाद बात करें, लेकिन आप देखिए कि उनके खाते में हरियाली और रास्ता जैसी फिल्म है, उनके खाते में वो कौन थी जैसी फिल्म है, उनके खाते में दो बदन जैसी फिल्म है, पत्थर के सनम जैसी फिल्म है, उनके खाते में गुमनाम जैसी सस्पेंस थ्रिलर है, वो कौन थी का मैंने नाम लिया, अनीता एक फिल्म थी, वो भी सस्पेंस थ्रिलर थी। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां मनोज कुमार का बिल्कुल एक अलग रंग दिखता है। वो दिलीप कुमार से प्रभावित थे, ये बात हम सब जानते हैं, और इस कदर प्रभावित है, मतलब 50s का वो दौर था जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। 1957 में उन्होंने पहली फिल्म की थी और उस वक्त दिलीप कुमार की तूती बोल रही थी फिल्म इंडस्ट्री में। तो दिलीप कुमार से वो इस कदर प्रभावित थे कि जो हरिकृष्ण गोस्वामी, जैसा अभी बता रहे थे पराग, उनको गोस्वामी जी कहा जाता था, उनका असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था, जैसा कि हम सब जानते हैं जो लोग फिल्मों के बारे में जानकारी रखते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि उनका असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था, लेकिन दिलीप कुमार से इस कदर प्रभावित थे वो कि उनकी फिल्म शबनम में जो कैरेक्टर था, दिलीप कुमार की फिल्म शबनम में जो कैरेक्टर था उसका नाम था मनोज कुमार, तो उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। तो यहाँ ये जो दीवानगी थी और दिलीप कुमार की एक्टिंग स्टाइल का जो असर था, उससे बच पाना उस दौर में बहुत मुश्किल था। राज कपूर और देवानंद या उनके कुछ समकालीनों को छोड़ दिया जाए तो बाद के जितने भी अभिनेता रहे, वो दिलीप कुमार की एक्टिंग स्टाइल को कहीं ना कहीं पकड़ते रहे। और अगर सबसे ज्यादा उनका असर दिखता है तो मुझे लगता है राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार पर दिखता है। और दोनों ने अपनी एक्टिंग स्टाइल में दिलीप कुमार की एक्टिंग स्टाइल को मिला करके कुछ ऐसा असर पैदा किया। और मनोज कुमार खास तौर से चूंकि फिल्म निर्देशन की तरफ भी गया, जैसा कि अभी बता रहे थे, अमित भी बता रहे थे, पराग भी बता रहे थे कि वो लेखन, निर्देशन, सब चीज में उनका दखल रहता था, तो उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। आप किस तरह से देखते हैं उनका जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व था, एक संपूर्ण कहना चाहिए फिल्म कलाकार का, जिसमें कि अभिनेता के साथ साथ में फिल्म निर्देशक भी था, लेखक भी था और गीतकार भी था, बहुत सारी बातें थी। उन्होंने बहुत सारे नए स्टार्स को चांस दिया, बहुत सारे लोगों को, इवन शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर जो थे, रोटी कपड़ा मकान, उनके साथ उन्होंने काम किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। दिलीप कुमार के साथ उनकी दो बहुत मशहूर फिल्में रही, आदमी और बाद में फिर क्रांति। क्या कहेंगे आप मनोज कुमार साहब के बारे में?
मनोज कुमार के बारे में मैं पहली बात ये कहूंगा कि वो बहुत ही अंडरएस्टिमेटेड रहे। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, वो बहुत बड़ा है, पर जो उनका प्रचार नहीं होता और एक खास तरह से हम लोग अपने फिल्म सितारों को देखते रहे हैं, उसकी चर्चा करते रहे हैं, तो उसमें वो एक अलग किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपना प्रचार बहुत ज्यादा नहीं किया शायद, ऐसा मुझे लगता है, या कम से कम पत्रकारों को या जो लोग लिखते हैं उनके बारे में, उन्होंने बस उनको रिड्यूस कर दिया वो भारत कुमार और उस तरह के इमेज में। मुझे लगता है कि 28 से 44 साल की उम्र तक ये जो उनका सबसे बढ़िया पीरियड है, वो मतलब शहीद से लेकर के क्रांति तक, उसमें हम लोगों को एक ऐसे आर्टिस्ट के रूप में मनोज कुमार को देखने की जरूरत है, जो देखने में बहुत शरीफ है और उसकी शराफत जेन्युइन है। वो बहुत पारिवारिक आदमी थे, ऐसा मुझे लगता है, और उनकी पारिवारिकता जो है, उनका जो भारतीय रूप है, वो उनके चेहरे पे दिखता है, ऐसा मुझे एक दर्शक के रूप में लगा है। आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया उसमें वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते थे। हरियाली और आस्था देखिए, हिमालय की गोद में, या फिर पत्थर के सनम, ये सारी बहुत अच्छी फिल्में हैं और इसके एक एक गाने हम लोगों को बहुत बहुत अभी भी हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि वो जो एक इमेज थी उनकी, एक अर्बन, एक समझदार किस्म का आदमी, संवेदनशील आदमी, वो डांस के समय में भी एक खास तरह की गरिमा रखते थे। वो हीरोइंस के साथ जिस तरह से वो गाना गाते थे, वो उस तरह के हमने किसी को नहीं देखा उतना शरीफ हीरो जो है पर्दे पे कोई और लगा हो। मुझे जो कहना है उनके बारे में, वो एक न सिर्फ एक क्रिएटिव आदमी थे, उनको फिल्म माध्यम की बहुत अच्छी समझ थी। जब आप लोग बात कर रहे थे, अजय जी बोल रहे थे कि 10 साल की उम्र में वो आए भारत में, मतलब इस पार पार्टीशन के बाद, तो उस वो कहाँ शटल रूप में रहा है उनके भीतर, ये हम लोग को सोचना चाहिए इसके बारे में। एक इरफान ने एक इंटरव्यू किया है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है अपने उन दिनों के बारे में। ये सब बातें लोगों की चर्चा में नहीं आता है। कितने होशियार आदमी थे और कितने समझदार आदमी थे। एक गाना आपको याद होगा, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, रोटी कपड़ा और मकान, गंगा जल में रोटी कपड़ा मकान। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक फिल्म को देखते समय इस तरह का एक गाना ले आना, ये जो इस तरह से के बीच में एक गाना ले आना, ये जो स्टाइल है उनका, इसके बारे में कभी डॉन पे चर्चा हुई थी, तो डॉन को देखने के बाद उन्होंने सजेशन दिया था कि एक गाना यहाँ पे लेके आओ, और दोबारा उसको शूट किया गया और वो खाई के पान बनारस वाला जो है गाना उसमें डाला गया था। वो सिर्फ और सिर्फ मनोज कुमार के कहने पर डाला गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म माध्यम की बड़ी अच्छी समझ उनको थी, और फिल्म पिक्चराइजेशन के मामले में मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि ये जो आपने भी जिक्र किया उस गाने का, वो जो मेरे देश की धरती सोना उगले, तो उसकी जो शूटिंग हुई है, आप उस पूरे गाने को देखिए, 13 दिन में उसकी शूटिंग हुई है। उस गाने में वो जिस तरह से पिक्चराइज करते हैं और उसको वो जो सिंक होता है पूरा मामला, या पीली पीली उड़ी चुनरिया आई झूम के बसंत आई, जो उपकार का गाना है, इसमें इस दोनों में आप देखिएगा कि इतना सुंदर समन्वय करते हैं और गांव के सभी पात्रों को इस तरह से जोड़ लेते हैं, और बगैर सेकुलर दिखने की कोशिश, ये अंडरलाइन करना चाहूंगा। उनकी जो भारतीयता है वो बड़ी बड़ी सहज किस्म की भारतीयता है। उसमें वो किसी मुसलमान कैरेक्टर को ला करके उसको जो है सेकुलराइज करेंगे, इसकी कोई उनको जरूरत नहीं पड़ती। ये जी, उनकी भारतीयता में सेकुलरिज्म सहज रूप से शामिल था। जी जी, सहज रूप से शामिल, उनकी दृष्टि में, उनकी भारतीय दृष्टि में ही वो चीज शामिल है। और मुझे ये बात कहनी है उनके बारे में कि वो लेखक थे और लेखक होने की संवेदनशीलता को अपने साथ रखते थे, समझदार आदमी थे। इसके बाद दिलीप कुमार ने भी कहा है, उनके लेखक रूप को दिलीप कुमार ने बहुत महत्व दिया है। बहुत अच्छे लेखक है, ये बार बार दिलीप कुमार उनके बारे में कहते थे। मैंने एक क्रांति के बारे में एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, और मैं उनको बहुत बड़ा मतलब फिल्मकार मानता हूँ, सिर्फ स्टार नहीं मानता हूँ, स्टार बोल के हम लोग उनको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
उसमें सब लोग कहते हैं कि वो बड़ी ही लाउड किस्म की फिल्म थी और उसमें जो है हिस्ट्री का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, लेकिन उस फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कि वो मनोज कुमार समझाते हैं अपने हीरोइन या किसी को या किसी को कि कैसे अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया है। वो डायलॉग आप जो है आप सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिपिन चंद्रा का जो पूरा जो थीसिस है वो लेकिन क्रांति के उस वो 2 मिनट के डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कि कैसे भारतीय का शोषण अंग्रेज करते हैं और क्यों हम लोगों को लड़ना चाहिए। जो बात और भी इससे महत्वपूर्ण हो उठती है कि भगत सिंह का जो ट्रेडिशन है और भगत सिंह का जो ट्रेडिशन है उसको हिंदी फिल्म में इतनी प्रमुखता जो मिली है उसमें मनोज कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। शहीद एक बहुत महान फिल्म है, मैं कहता हूँ, और भगत सिंह का जो कल्ट है जो आज हमको दिखलाई देता है उसमें शहीद का बहुत बड़ा योगदान है और मनोज कुमार ही भगत सिंह दिखे हैं, बाकी सब तो उनकी पैरोडी है। मैं इनको इस महान फिल्मकार को प्रणाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग उनको गंभीरता से लें और समझें कि वो सचमुच बहुत बड़े फिल्मकार थे। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो सेक्युलर वाली बात आपने को मैं जब मनोज कुमार को के बारे में उनके, चूँकि यहाँ पर बहुत विस्तार से आप सभी लोग अपनी-अपनी बात रख रहे हैं, मनोज कुमार के सिनेमा और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। मुझे याद आता है कि मनोज कुमार वो कलाकार थे, वो निर्देशक, उनकी वो दृष्टि थी, उन्होंने प्राण जैसे कलाकार को जो उपकार में जो कहना चाहिए रूप दिया, जो उन्होंने उपकार में मलंग का जो एक दिया, वो और वो जो गाना उनका पर पिक्चराइज़ हुआ, कसमें वादे प्यार वफा, उससे प्राण की पूरी इमेज बदल गई फ़िल्म इंडस्ट्री में। और उपकार, पूरा पशुप्राण जो है वो मनोज कुमार की फिल्मों में बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आते हैं, चाहे पूरे पश्चिम आप देख लें, चाहे उपकार देख लें, बाद की फिल्में देख लें। और यहाँ पर बात हो रही थी कि कैसे उन्होंने समसामयिक विषयों को उठाया। आपने रोटी कपड़ा मकान के गाने का जिक्र किया, उनका जो एक बहुत मशहूर गाना उस फिल्म का है कि महंगाई मार गई। कैसे कैसे जो है वो कैसे जो है वो उस समय की कालाबाजारी की समस्या को, महंगाई की समस्या को 70 के दशक में शुरुआत में प्री इमरजेंसी दौर की फिल्म है वो, और कैसे उन्होंने उसको उठाया, कैसे इतनी हिम्मत दिखाई अपने आप में। फरीद खान साहब, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लोग मनोज कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। आपके मनोज कुमार को लेकर के क्या इंप्रेशन से, एक अभिनेता के तौर पर, एक निर्देशक के तौर पर आप उनको किस तरह से याद करते हैं? संक्षेप अपनी बात रखें। फरीद जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनका कनेक्शन कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं कि चूंकि मनोज कुमार साहब पर हमने जो बात कही है वो एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के एक ट्रेंड को दिखाती है। वो एक दौर था जब आपको, जैसा कि पटेल साहब ने कहा, कि कोई जबरदस्ती का ओढ़ा हुआ सेक्युलरिज्म नहीं था। वो एक चलन था उस समय, इंडस्ट्री का एक कैरेक्टर था। जब बात होती थी बहुत सहजता के साथ में कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। या मनोज कुमार के सिनेमा में जिस तरीके से राष्ट्रवाद आता है, जो बात अजय जी ने कही थी, तो उसमें कहीं कोई कलर नहीं है। उसमें ये नहीं है कि हमको जबरदस्ती हर बात में वंदे मातरम का नारा लगाना है, या हर बात में जो है वो कोई एक सरकारी उसको एक तमगा पहनाना या सरकारी चोला उसको पहनाना है। लेकिन फिर भी जो है वो उस दौर की सरकार की, उस दौर की जो सियासत है उसकी बात हो जाती थी। आज जब हम देखते हैं, आज के सितारों पर हम लौटते हैं, आज की जब हम, जो मैंने शुरू में अपनी बात कही थी कि क्यों आज के स्टार्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं, वो बहुत सारी बातें इंडस्ट्री में आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक खास तरह की फिल्में जो हैं वो आती हैं, उनमें एक खास तरह का बहुत एग्रेसिव नेशनलिज्म होता है, राष्ट्रवाद होता है, उनकी एक अलग तरह की पैकेजिंग होती है। वो एक बहुसंख्यक कहना चाहिए जो आबादी है, एक बहुसंख्यक धर्म जो है उसको लेकर के एक तरह की आक्रामकता दिखती है, और दूसरे धर्म को लेकर के एक अलग तरह की कहना चाहिए कि आक्रामकता दिखती है, उसके आलोचनात्मक पहलू ज्यादा दिखते हैं। ऐसी फिल्में हैं, लेकिन साथ साथ में जो हमारे सुपरस्टार जिनको हम कहते थे 90 के दशक से, जो कहलाते रहे, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, सैफ अली खान बाद में जुड़े, अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, उनकी फिल्मों का जादू क्या अब खत्म हो रहा है? अजय जी, आपसे मैं इस पहलू पर बात करना चाहूंगा कि क्या जो हमारे पुराने सितारे थे, जो 90s से एक दौर शुरू हुआ था, अभी हम सिकंदर का जो हाल देख रहे हैं, सिकंदर के बारे में भी आप लोग अगर चाहें तो अपने इंप्रेशन दे सकते हैं कि इस तरह की फिल्में बनती हैं, उनका बड़ा हाइप क्रिएट होता है, बड़ी ब्रांडिंग, बड़ी मार्केटिंग होती है, लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आती है तो 1-2 दिन के बाद जो है वो दम तोड़ने लगती है। क्या वजह हो सकती है अजय जी? नहीं, देखिए, मैं इस पर थोड़ी डिफरेंट राय रखता हूँ। असल में ये सारी फिल्में बुरी हैं।
ये किसी स्टार की वजह से नहीं गिरी हैं, बुरी फिल्में हैं इसलिए गिरी हैं। और जब भी थोड़ी-सी कसी हुई फ़िल्म आ जाती है, थोड़ी रोचक फ़िल्म आ जाती है, तो वो चल जाती है। हम सलमान खान के पहले शाहरुख खान के साथ ये हो चुका है। लगातार उनकी फ़िल्में जब गिर रही थी, तब ये ऑब्ituary लिखी जा रही थी और कहा जा रहा था कि अब किंग खान का ज़माना चला गया। लेकिन जवान और पठान आई और फिर से मालूम हुआ कि किंग खान तो अभी गए नहीं हैं, किंग खान अभी यहीं है। मालूम नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन अगर सलमान खान की थोड़ी बदली हुई इमेज के साथ या कुछ अलग तरीके की फ़िल्म आती है, वो चल जाती है, तो फिर से उनका समय आ जाएगा। असल में हम लोग ऑब्ituary लिखने, आरआईपी लिखने में बहुत उस्ताद हो गए हैं। जैसे ही भनक मिलती है कि हम आरआईपी लिख देते हैं। जैसे ही भनक मिलती है हम ऑब्ituary लिख देते हैं। जैसे ही हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। दरअसल हम उस समाज में रहते हैं जहाँ सूर्यास्त के साथ समझ लिया जाता है कि अब तो सूरज नहीं उगेगा, डूब गया अब। लेकिन अगले दिन फिर सुबह हो जाती है। तो वैसे ही ये सुपरस्टार या सुपरस्टार ये कभी जाने वाला नहीं है। जिस देश में हम नेताओं को उनकी पार्टी से नहीं उनके नाम से जानते हैं। मोदी हैं, जोगी हैं, शाह हैं, राहुल हैं, अखिलेश हैं, नीतीश हैं, इनकी पार्टियों के नाम शायद ही किसी को याद हो। तो जब तक ये व्यक्ति पूजा चलती रहेगी ना, जब तक ये व्यक्ति केंद्रित समाज है हमारा, तो व्यक्ति रहेगा, हमारे स्टार रहेंगे। और ये स्टार सिस्टम लंबे समय से बना हुआ है। आज सलमान खान से 60 साल की उम्र हो गई, आखिर कब तक उनसे आप काम करवाएँगे? वो नहीं चेत रहे हैं, दर्शक चेत गया है। दर्शक उनसे अलग हो रहा है। तो ये तो चलता रहेगा। अब बस कहा जा रहा है कि आमिर खान की नई फ़िल्म जो आ रही है, सितारे ज़मीं पे, वे उसमें अलग किस्म की भूमिका में है, हो सकता है वो चल जाए। लाल सिंह चड्ढा से जो उनको तमाचा लगा है, उसके बाद से वो सँभल गए हैं। तो ये लोग तो आते रहेंगे। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है जो आरकेवी हैं, आरकेवी मतलब रणबीर कपूर के कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, ये 3 उभरे हुए अभिनेता हैं, समर्थ अभिनेता हैं, स्टार हैं और इनकी फ़िल्में लगातार चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस गैप को भरने के लिए ये तीनों आ गए। छावा तो चली ही है ना, इसी साल चली है। फ़िल्म कैसी है, क्या है, उसके बारे में बहस होती रहेगी, लेकिन फ़िल्म तो चली है, विकी कौशल तो चले हैं। तो ये लोग आते रहेंगे और बीच-बीच में राजकुमार भी आ जाएँगे, आयुष्मान खुराना भी आ जाएँगे और विकी डोनर वाले आयुष्मान खुराना आ जाएँगे या और भी लोग आ जाएँगे जो छोटे-मोटे हैं। कुछ लोग जा जी। चले भी जाएँगे जैसे वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा पीछे चले गए हैं अभी। कल को उनकी भी कोई फ़िल्म आ जाएगी तो फिर ये इंडस्ट्री का रवैया शुरू से चलता आ रहा है। तो मैं नहीं मानता कि सुपरस्टार का ज़माना चला गया है। सुपरस्टार एक नया सुपरस्टार होगा, वही नहीं होगा। मुझे तो याद है जब मैं मुंबई आया था और लगातार फ़िल्में फ्लॉप कर रही थी अमिताभ बच्चन की, तो और हम लोगों की जो मुलाकात होती थी तो उसमें कहते थे गाली देते हुए लगभग अमिताभ बच्चन के मुँह से गाली सुनना कि ये पब्लिक पता नहीं यार क्या सोचती है, उसको क्या पसंद आता है मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन उन्होंने पाला बदला आज अमिताभ बच्चन आज भी चल रहे हैं, 30 साल के बाद। तो ये समय बदलता रहता है, लोगों को अपनी भूमिकाएँ बदलनी पड़ेंगी, कंटेंट बदलना पड़ेगा और ये जो नया नारा चल रहा है ना कि कंटेंट इज़ किंग, कंटेंट वाज़ ऑलवेज़ किंग। हाँ, लेकिन उसके साथ भारतीय परिवेश में क्या पूरी दुनिया में हम विदेशी हॉलीवुड की फ़िल्मों का भी नाम लेते हैं, तो कुछ स्टार्स का नाम लेते हैं उनके साथ। तो स्टार सिस्टम तो फ़िल्मों के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है ना, कि उससे आप दूर नहीं जा सकते। स्टार बदलते रहेंगे। आज सलमान खान आमिर खान और शाहरुख खान तीनों 60 के हो गए। अब 60 की उम्र में भी हम उम्मीद करें कि वे लीड रोल करते रहेंगे या वे इस गलतफ़हमी रहे हैं कि हम लीड रोल करते रहेंगे, 28 साल की लड़की के साथ, 26 साल की लड़की के साथ हीरो बन के आते रहेंगे और लोग हमें पसंद करते रहेंगे। तो ये उनकी भी गलतफ़हमी है, लेकिन दर्शक तो सचेत हो गया है और मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि दर्शक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फ़िल्मों को चलाने में, फ़िल्मों को गिराने में, फ़िल्मों को उठाने में और क्या फ़िल्में कब उसको पसंद करनी है, नहीं करनी है, ये सब कुछ में फ़िल्म निर्देशक, फ़िल्मकार जितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं अपनी फ़िल्म को प्रेज़ेंट करने में, उसको एक्सेप्ट करने में उतनी ही बड़ी भूमिका दर्शक की होती है और दर्शक तय जी, करते हैं कि क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। जी। बिल्कुल।
बिल्कुल, शुक्रिया। आपने जो बात कही उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जैसे आपने कहा कि भई हम कब तक इन लोगों से उम्मीद करें, 60 साल के हो गए तो क्यों हम इनसे हम कब तक काम कराते रहेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग ज़बरदस्ती उनसे कह रहे हैं कि भई तुम हल में जुटे रहो जबकि वो अपनी मर्ज़ी से ऐसी फ़िल्में कर रहे हैं, चाहे वो रश्मिका मंदाना के साथ उनको जोड़ी बनानी हो या किसी और के साथ। अमित, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि मुझे सलमान खान का एक स्टेटमेंट याद आ गया आपकी बात से। उन्होंने कहा था कि भई रश्मिका मंदाना, उन्होंने इसी फ़िल्म के प्रचार के दौरान, सिकंदर के प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि भई इनकी बेटी भी अगर मजाक में कहा था, इनकी बेटी अगर उसके साथ भी हम हीरो बनकर आएंगे तो आपको किसी को क्या एतराज होता है? अमित, आप जो है ये जो बात चल रही है, जो बात अजय जी ने कही है, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? जो ये हम लोग सुपरस्टार की बात करते हैं या किसी फिल्म स्टार के लगातार चलने की बात करते हैं, उसके जादू में जो कमी आती है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वो अपने आप को एक्टर एक सीमा के बाद दोहराने लगता है, इसलिए ऐसा होता है? क्योंकि हमने पहले पुराने फिल्म स्टार्स के साथ भी यही देखा है। अभी मनोज कुमार की बात करें तो मनोज कुमार के साथ भी यही हुआ कि वो एक सीमा के बाद अपने आप को दोहराने लगे थे। राजेश खन्ना के साथ भी यही हुआ। तो जो अपने आप को रीइन्वेंट नहीं कर पाता, अगर रीइन्वेंट करने की बात होती है तो आप अपने आप को रीइन्वेंट करेंगे तो शायद चलेंगे, लेकिन रीइन्वेंट करने के लिए आपको कुछ नई भूमिकाएं देनी पड़ेंगी। क्या कहेंगे आप इसके लिए? बिल्कुल सर, ये बात तो है ही आखिरकार कि मतलब जिस एज ग्रुप में हैं, मतलब वो हो चाहे सनी देओल हो, सनी देओल तो 67 के हैं, ठीक है, आमिर हैं, शाहरुख हैं, तो ये मतलब इस तरह का कंटेंट चुने। अब यहाँ पर एक मजबूरी जो इनकी आ जाती है, जो मतलब स्टार्स हैं ऐसे, मतलब शाहरुख या सलमान या आमिर, कि इन्होंने 25 साल 30 साल इस तरह की फिल्मों से राज किया है और उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है कि जब मैं अपनी चॉइस से और अपनी पसंद से इस इंडस्ट्री पर राज करता रहा हूं तो मैं उसमें क्यों बदलाव करूं। वहां पर जो लचीलापन, मतलब सलमान में ज्यादा रिजिडिटी है, शाहरुख थोड़े फ्लेक्सिबल हुए हैं, जवान या पठान जैसी फिल्म उन्होंने की, उन्होंने चेंज भी किया, और आमिर एक्सपेरिमेंटल, गजनी जैसी फिल्म उन्होंने की और उन्होंने लुक से ही पूरा मतलब चेंज कर दिया था बॉल गेम, और वो इंडिया की पहली 100 करोड़ क्लब की फिल्म बनी थी। अब यहां पर उसी गजनी के डायरेक्टर के साथ सलमान ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो ये दिक्कत तो है कि आखिरकार जो है वो ये स्टार्स क्यों नहीं उस सोच से निकल पा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें अब क्या स्टेप लेना चाहिए जो उनका स्टारडम कायम रहे या ऑडियंस को भी मजा आए और मतलब सब कुछ ठीक रहे। दूसरी चीज ये हो रही है कि वो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं। भंसाली के साथ काम नहीं कर रहा कोई, हिरानी के मतलब सलमान खास करके वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हिरानी के साथ शाहरुख ने काम किया भी तो वो डंकी जैसे फिल्म बन पाती है, आनंद दिल राय जी के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो जीरो बन पाती है। वहां पर स्टार्स का दखल कितना ज्यादा है ये भी एक मसला है कि आखिरकार वो स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा जाते हैं। इनका स्टारडम खत्म नहीं हुआ, जैसा अजय सर ने भी कहा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट इन्हें मिली, कसी हुई स्क्रिप्ट, तो ये फिर से गेम में आ जाएंगे, जैसे रणबीर कपूर के साथ हुआ कि उन्हें एनिमल मिली, एनिमल से पहले उनकी शमशेरा डिजास्टर थी, शमशेरा और संजू के बीच में कई फिल्में उनकी फ्लॉप थी, कोई उनको स्टार नहीं मान रहा था, लेकिन एनिमल के बाद से वो गेम पूरा पलट गया है। तो इनकी चमक और मतलब बॉक्स ऑफिस पर इनकी खनक दोनों कायम है, बस एक वो अच्छी स्क्रिप्ट की कमी है। अच्छा, अच्छी स्क्रिप्ट से भी मतलब है कि आखिरकार क्या चल रहा है, ऑडियंस एनिमल को हिट कर दे रही है, 800 करोड़ 1000 करोड़ वो कर जा रही है, वो क्यों हो रहा है ये किसी को पता नहीं। कोविड के बाद से पुष्पा जैसी फिल्मों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी की तर्ज पे थोड़ा बहुत अगर वो लेके आ रहे हैं मतलब यहाँ के स्टार, तो फिर उसको हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये एक बड़ी पहेली तो बनी हुई है कि आखिरकार कितना वो एक्सपेरिमेंट करें और कितनी अपनी इमेज को ही रिटेन रखते हुए फिल्में बनाए। तो ये एक द्वंद्व चल रहा है, मगर हाँ, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करेगा और अच्छे डायरेक्टर के साथ आएगा तो फिर से गेम में वापस आ जाएगा। जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि जो एक्सपेरिमेंट करेगा और अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करेगा वो गेम में वापस आ जाएगा। पराग, आपके पास आता, तो आपने भी फिल्म इंडस्ट्री का चलन देखा है एक लंबे समय से, और आप सितारों का बनना बिगड़ना, उनका ऊपर उठना नीचे गिरना सब देखते रहे।
जो बात अजय जी ने कही थी कि क्या हम लोग बहुत जल्दी कर देते हैं ऑब्ituary लिखने में, क्या ये भी है कि भाई ठीक है अभी किसी की 2-3 फिल्में नहीं चली तो हमको लगता है कि नहीं अब तो खत्म हो गया। ये ऑडियंस जो है बहुत जल्दी लोगों को रिजेक्ट कर देती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हर आदमी जो है वो फिल्म देख करके आता है और हर आदमी जो है फिल्म रिव्यू करता है और उसके बाद जो है अपनी रेटिंग देना शुरू कर देता है। क्या ये वजह है या वाकई में ऐसा कुछ है कि जो कंटेंट को लेकर के बात कही जा रही है, जैसे अजय जी ने भी कहा कि कंटेंट इज किंग वाली बात तो हमेशा थी, लेकिन आज की तारीख में कंटेंट को लेकर के कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से हमको ओटीटी का एक प्लेटफॉर्म मिला है तो हमारे पास बहुत सारा एक्सपोजर है। दर्शक के तौर पर हमारे पास बहुत सारी फिल्में हैं देखने के लिए, जहां हम कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए दक्षिण भारतीय सिनेमा हो या और भाषाई सिनेमा हो हमारा, या विश्व का सिनेमा हो, तो वहां हमारे जो एक्टर्स हैं या जो हमारी फिल्में वो कैसा कर रही है उनके बरक्स। तो फिर हमको जब लगता है, जब सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं तो हमको लगता है यार यार तो हमारा एक्टर तो वही कर रहा है, वही रोमांस, वही नाच गाना, और दूसरी जगह कुछ ढंग की बातें नहीं। क्या आपको लगता है ये कारण है? क्या कहेंगे आप, पराग? देखिए, इसके बहुत मल्टीपल रीजन है अमिताभ। मुझे लगता है कि कोविड के बाद दर्शक जो है वो तो ग्रेजुएट हो गया, लेकिन फिल्म मेकर हायर सेकेंडरी का कोर्स पढ़ा रहे हैं। सो और दूसरा मुद्दा यह है कि जब आप दुनिया भर का सिनेमा कोविड में हमने देखा, बड़े मतलब हॉलीवुड का भी देखा। हॉलीवुड भी खराब फिल्में बनाता, बहुत खराब फिल्में बनाता है। कुछ एक अच्छी होती जो हम तक आती है। खराब फिल्में वो भी बनाते हैं, खराब फिल्में साउथ वाले भी बनाते हैं, खराब फिल्में हम भी बनाते हैं। और जहां तक हम बात करें कि दर्शक या क्रिटिक आटे में नमक जितना सपोर्ट कर सकते हैं, अगर फिल्म थोड़ी खराब है तो दर्शक टूट पड़ते हैं, रिव्यूअर भी थोड़ा सा माफ कर देते हैं। लेकिन जहां नमक में आटा पड़ जाए सिकंदर जैसा, तो ये स्टार्स का दोष नहीं है, ये डायरेक्टर का दोष है। ये इतनी खराब स्क्रिप्ट है। और चूंकि क्या होता है, जैसे शाहरुख खान ने फिल्म की जीरो कह ले, या कई सारी ऐसी फिल्में जहां पे उसने भरोसा किया डायरेक्टर पे। एक स्टार जो है वो अपनी इमेज, एक स्टार और कलाकार के बीच का फर्क जो है, एक कलाकार होता है, एक अदाकार होता है। अदाकार उसमें मिट जाता है, अपने किरदार में मिट जाता है, और कलाकार अपने आप को दोहराते चले जाएगा। शाहरुख खान अगर फिल्म में ऐसा ना करे तो आपको लगेगा ही ना आप शाहरुख की फिल्में देख रहे हो, या सलमान खान शर्ट ना निकाले तो आपको मजा ही नहीं आएगा। उनके जो चाहने वाले उनका शर्ट उतरता हुआ देखना चाहते हैं। ये इरफान को किसी हर फिल्म में अपने आप को किसी एक चीज को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है, या पुरी साहब को नहीं पड़ी, या नसीर को नहीं पड़ी। तो ये कलाकार और अदाकार का फर्क है। अदाकार लगातार अपने आप को कहीं ना कहीं रिपीट करेगा, और उसको उस इमेज में बंधे रहने के का मतलब उसका नुकसान भी है और उसका फायदा भी है। मतलब रजनीकांत अगर वो गॉगल ऐसा ना पहने तो कौन देखने जाएंगे रजनीकांत की फिल्म? आज रजनीकांत सिर्फ वो स्टाइलिंग के भरोसे उनका फैन फॉलोइंग है ना। तो यहां पर स्क्रिप्ट का चुनाव, एक 60 के उम्र में आके दुनिया भर के हर नायक की ये क्राइसिस होती कि अब वो किस स्पेस में जाए, क्योंकि अब वो लीड मैन नहीं बचा है, वो रनिंग अराउंड ट्री नहीं कर सकता है। तो उस 60 साल की उम्र में किस तरह का सिनेमा और किस तरह के स्पेस में उसको एंटर करना है, ये दुनिया भर के लीड हीरो की एक क्राइसिस होती। वो बच्चन साहब की भी थी और तमाम सारे सितारों की रही। तो शाहरुख खान ने वो स्पेस तलाशी जवान में और पठान में कि यार मुझे उस तरह का हीरो नहीं बनना है जो ट्रेडिशनल हीरो की डेफिनेशन है, मैं इस तरह से आना चाहता हूं। सलमान अभी उस चीज को एक्सप्लोर करने की प्रोसेस में है, आमिर ने कर ली है। तो ये एक फर्क है। और अल्टीमेटली कंटेंट इज द किंग, कंटेंट वाज ए किंग एंड कंटेंट विल बी द किंग। स्टार खराब कंटेंट को, थोड़े खराब कंटेंट को अपने पुल से खींच सकता है, लेकिन गोबर को चंदन नहीं बना सकता है। ये स्क्रिप्ट जो है, इसका जो मुर्गदौस ने अपनी पहली फिल्म गजनी है, गजनी का ही कहीं ना कहीं हीरोइन का पहले ही 15 मिनट में मर जाना, फिर हीरो का बदला लेना, क्या है मतलब आप कुछ इनोवेटिव क्यों नहीं सोच पाए? जबकि दुनिया भर का सिनेमा जिस तरह से चल रहा है वो एक अलग लेवल पर चल रहा है। और जो जहां तक साउथ के इम्पैक्ट की बात करूं तो हमारे सारे स्टार्स जो है, साउथ का सिनेमा चलना शुरू हुआ तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि बॉलीवुड नहीं चल रहा था। हर स्टार जो है
उस तरह का सिनेमा करना चाहता है साउथर्न पैटर्न का। अब सनी की भी आ रही है जाट, वो भी साउथ की। ये अभी आप देखें कि साउथ के डायरेक्टर है, वो वरुण धवन की फिल्म आई बेचारे की, उसमें भी उसमें वो लुंगी पहन रहा है स्टाइल में। अरे हम इडली डोसा खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमको बिरयानी भी चाहिए। आप अपनी तरह का सिनेमा बनाइए। आप अगर वो चल रहा है तो आप सबके सब एकदम जेरोक्स एक जैसी फिल्में तो नहीं बन सकती। अगर साउथ की फिल्में देखें, सारी टॉप की फिल्में, एनिमल और अभी लास्ट में ये इनके हर 10-10 मिनट अगर काट के एक पूरी फिल्म बना दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी फिल्म कौन सी है। तो आप आपके आइडेंटिटी का सिनेमा उसमें कंटेंट के साथ अगर करेंगे तो दर्शक, आपके जो फैन फॉलोइंग है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। मतलब आज देवानंद के या राज कपूर साहब के हम फैंस हैं, वो उनकी फिल्मों के लिए है ना। मतलब रजनीकांत की जब फिल्म है बाबा बाबा रिलीज हुई तो दर्शक उनके घर के सामने छाती पीट रहे थे कि यार हमारे कारण फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म तो फ्लॉप हुई ना, क्योंकि कंटेंट खराब था। कंटेंट के साथ स्टार उसको एम्प्लीफाई कर देता है। कंटेंट के साथ अगर नया एक्टर होगा तो वो 2 करोड़ की फिल्म का 7-8 करोड़ 10 करोड़ कर पाएगा, लेकिन कंटेंट के साथ वो हीरो उसको 1000 करोड़ का कर लेता है। यही फर्क है। बेसिकली आपको अच्छे कंटेंट के साथ स्टार पावर होगी तो वो सिनेमा बड़ा हो जाएगा। आप देखिए कि आयुष्मान खुराना, राजकुमार, विकी कौशल, ये भी तो छोटी फिल्मों से आए थे ना, छोटी छोटी फिल्मों से आए थे, और यही करते करते बड़े हुए तो ये स्टार्स हो गए। अभी अब छावा के बाद विकी कौशल को लग रहा है कि छावा नहीं हिट हुई, विकी कौशल हिट हुए, तो वो अपने रेट्स बढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे आयुष्मान खुराना ने रेट बढ़ाया, ऐसे राजकुमार राव ने रेट बढ़ाया। तो ये स्टारिज्म कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि स्टार हम जो पर्दे पर देखते हैं वही, उससे ही हमको प्यार होता है, और उससे प्यार होगा तो वो स्टार पावर है, और उस स्टार सिस्टम से कभी आप बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये चलाने वाली, जो दुनिया भर का सिनेमा चलाने वाले स्टार्स हैं, और लोग उनको रिपीट में देखने जा रहे हैं। यार उसने बहुत, वो टॉम क्रूज कमाल का है यार, रजनीकांत कमाल का है यार, वो फिल्म मेकर कौन है ये नहीं देख रहा है। मतलब आज अगर हम कुछ फिल्मों की बात करें, नसीर या ओमपुरी या इनकी, तो हमको श्याम बेनेगल की या गोविंद निहलानी की एक बार सोचना पड़ेगा, लेकिन नसीर की फिल्म में ये तो हमको याद है ना। तो स्टार्स हमेशा स्टार रहेंगे, और स्टार सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता। जी, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है पराग। मैं हितेंद्र पटेल साहब आपके पास आता हूँ। पराग ने कुछ बहुत दिलचस्प उदाहरण दिए। रजनीकांत का उदाहरण जो उन्होंने दिया वो वाकई में अपने आप में एक कमाल उदाहरण है कि एक तरफ हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई सलमान खान के फैंस जो हैं उनकी फिल्मों से मायूस हो रहे हैं, दूसरी तरफ रजनीकांत के फैंस हैं जो देखते हैं कि भाई वो कुछ भी करते हैं, चाहे चश्मा अपने अंदाज में चलाना, उनकी भी उम्र हो चुकी है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग अपनी जगह है। तो एक चीज, और दूसरा जब वो हॉलीवुड की बात कर रहे थे पराग, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि हॉलीवुड में आपके जो बड़े स्टार्स थे जिनकी उम्र ज्यादा हो भी गई, तो उन्होंने अपने आप को एक अलग तरह से री इन्वेंट किया। हैरिसन फोर्ड जो है वो 60 की उम्र में भी जो है वो रोमांस करते दिखते थे, वो एक अलग ढंग से रोमांस करते दिखते थे। या आपके जो जेम्स बॉन्ड के थे, शॉन कॉनरी और जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने लिए अलग रास्ते तलाशे। लेकिन हमारे फिल्म स्टार्स, शायद हमारा जो फिल्म बनाने का ढांचा है, जैसा अभी पराग कह भी रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें हैं, अब उसको डांस करना है, उसको गाने गाने हैं, उसको पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना है ये स्टार को। तो ये जो बात अजय जी ने कही थी कि भाई हम उनसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कहानीकार, लेखक, निर्देशक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती। क्या कहेंगे आप? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। अजय जी ने शुरुआत की थी और पराग जी ने जब ये कहा कि गोबर को चंदन नहीं बनाया जा सकता, चाहे कोई भी स्टार हो जाए, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि हम लोग इस बात को समझें कि जो रीइन्वेंट शब्द है ना, उसके भी 2 मतलब होते हैं। एक, रीइन्वेंट करना अमिताभ की तरह, अपनी इमेज को तोड़ना नहीं, और फिर एक नई बात पैदा करना, ये अमिताभ मॉडल है। लेकिन जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इस मामले में लगते हैं, वो लगते हैं अशोक कुमार। अशोक कुमार का जो समय है, आप गौर कीजिएगा, जिस समय शुरू हुआ, बड़े स्टार थे अपने समय के, किस्मत से लेकर के कितनी दूर तक आए।
तो ये जो रीइन्वेंशन है वो बहुत स्वाभाविक तरीके से हो गया और पब्लिक ने उसको स्वीकार किया है। आप शौकीन को याद कीजिए, शौकीन को भी लोगों ने स्वीकार किया था। तो असली जो बात होती है एक माध्यम के लिए वो है उसकी ऑथेंटिसिटी, वो अच्छा लगना चाहिए। पब्लिक जो है वहां कोई जजमेंट देने नहीं जाती है, उसको अच्छा लगना चाहिए। अब ऐश्वर्या राय के साथ जो है रजनीकांत ने एक फिल्म रोबोट में प्रेम किया है और रोमांटिक सीन है और लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ये नहीं है कि हीरो जो है वो उम्र के मामले में मतलब उससे मैचेबल होना चाहिए। हमारे यहाँ वो सब चक्कर नहीं है, अच्छा लग जाए तो ठीक है। ऋषि कपूर बहुत दिनों तक चलते रहे। मुझे ये लगता है कि एक ओवर जब हो जाता है मामला, कुछ चीजें जब ज्यादा दोहराव में चली जाती हैं, तब जाके लोगों को बहुत कष्ट से अपने स्टार का साथ छोड़ना पड़ता है। और इस बात में मैं अपने इस समय पे जो काम कर रहा हूँ वो ये है कि दर्शकों का दृष्टिकोण क्या होता है, दर्शक कैसे देखते हैं। तो ये जो सिनेमा देखने का जो एक्सपीरियंस है, इस पर हम लोग बहुत कम ध्यान दे पाए। हम लोग उस पर बात भी नहीं करना चाहते कि दर्शक जब होता है, दिलीप कुमार की फिल्म देखने गया है, राजकुमार की फिल्म देखने गया है, पैगाम देख रहा है, तो दर्शक भी उस जो जो ये जो लड़ाई है आपस की, उसमें बहुत उसको आनंद ले देते हैं। मैं आपको ये उदाहरण देके बता सकता था, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, समय कम है। ये फिल्म देख मुझे एक याद आ गई फिल्म रेड रोज, एक फिल्म थी। तो रेड रोज में राजेश राजेश खन्ना। खन्ना हास्यास्पद लग रहे थे मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति उसमें से बोला क्या शानदार फिल्म है। तो मैंने कहा बंधु क्या शानदार है इसमें? बोला आपने एक्टिंग देखी राजेश खन्ना की? एक्टिंग देखी? एक्टिंग आप देख रहे थे कि कैमरा जो है बार बार उसके नजदीक जाके चला जाता है, उसके उस पर फोकस कर रहा है। ये बात अमिताभ में आप देख सकते हैं? नहीं, ये सब सिर्फ राजेश खन्ना कर सकते हैं। तो एक लॉयल फॉलोइंग होती है और उस मामले में दर्शक बहुत कष्ट से अपने प्रिय हीरो से अलग होता है। अब लेकिन प्रिय हीरो अत्याचार करने लगे तब फिर अंत में जाकर के वो भी किनारे हो जाता है। देवानंद ने जब अत्याचार करना शुरू किया तो लोगों ने फिर उनको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मोहब्बत रहती है। बीच में कभी एक लश्कर फिल्म आई तो देवानंद में अच्छे लगे, लूटमार में अच्छे लगे, तो फिर लोगों ने कहा वाह वाह ठीक है ये चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक किस्म से जो ये कह रखा है ना कि हीरो से ही चलती है फिल्म, नहीं चलती। हीरो से ही फिल्म नहीं चलती। अमिताभ बच्चन की फिल्में उस दौर में भी फ्लॉप हुई हैं जिस दौर में वो सुपरस्टार थे। आपको आलाप का याद दिलाता हूँ, रेखा और अमिताभ थे लेकिन वो फिल्म नहीं चली। इस तरह के और भी उदाहरण आपको मिलेंगे। तो इस मामले में हम लोगों को ये देखना चाहिए कि एक फिल्म तो एक पैकेज है ना, उसमें तो हीरो भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में चलती थी जिसमें उनकी वो इमेज नहीं होती थी। आप जो ऐसी फिल्मों का भी एक इतिहास है ना, जिसमें कि धर्मेंद्र जो है वो हीमैन नहीं है और लोगों ने उसको पसंद किया है। दिल लगी को याद कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जो इमेज है, इमेज को लेकर ही आर्टिस्ट चलेगा, तभी उसकी फिल्म लोग स्वीकार करेंगे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि एक समय आया जब 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 ये बैनर का महत्व तो बहुत ज्यादा हो गया और ये प्रचार भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि जो बैनर का जो तिलिस्म जो आया है हाल फिलहाल में, उसने बड़ा डैमेज किया है। और इसके कारण हम लोगों की धारणा हो गई है कि जो बड़ा बैनर है, बड़े हीरो हैं, वही फिल्म चलाते हैं। मैं आज भी कंजर्वेटिव ना समझा जाए मुझे, आज भी मैं मानता हूं कि डायरेक्टर का माध्यम है ये। अगर डायरेक्टर बढ़िया है, अगर जिसको अंतर्वस्तु या जिसको जो कह लीजिए कंटेंट जो है वो अगर अच्छा है, तो फिल्म पसंद की जाएगी, इसकी संभावना अधिक है। जरूरी नहीं कि पसंद की ही जाए, लेकिन उसमें बड़ा फैक्टर होता है कि आपके पास कुछ कहने को है। श्रीदेवी के नाम पर फिल्में चलती थी, राइटर के नाम पर भी फिल्में चलती थी। तो मैं जो एक ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, बिमल रॉय जब फिल्म बनाते थे तो बिमल रॉय में हीरो कौन होता था? इसका ठीक है दिलीप कुमार के होने से मदद मिलती थी, लेकिन डायरेक्टर का भी बड़ा रोल था। तो हम लोगों को ऐसी बातचीत में ये कम से कम ध्यान रखवाना चाहिए कि फिल्म एक पैकेज है, उसमें श्याम बेनेगल का भी महत्व है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह का भी महत्व है, तमाम चीजें होती हैं। तो हम लोगों को, मैं इस बात को कहने के लिए बदनाम हो चुका हूं कि मैं हर चीज को हिस्ट्री में ले जाता हूं। हमारे यहाँ के लोग गंभीरता से फिल्म को एक माध्यम के रूप में समझ कर लिखने लगे, समझाने लगे, समझने लगे, तो पता चलेगा कि हिंदी फिल्म जो है वो अमेजन का जंगल है। उसमें कोई
एक तरह का रूल नहीं चलता है। एक ऐसे आर्टिस्ट को देखिएगा लोग पसंद कर रहे हैं जो कि उसकी कोई स्टार वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, और एक बहुत ही सुदर्शन व्यक्ति, बहुत खूबसूरत, बड़ा हैंडसम, और मतलब वो नहीं चल पा रहा है। तो हम लोगों को इस बारे में हिंदी फिल्मों का जो सौंदर्य शास्त्र है और जो इसका इतिहास है उसको गंभीरता से बात करनी चाहिए कि दर्शक ये जो बहुत है दिलचस्प बात वो आपने कही इन है। फिल्म जी उसका होना चाहिए। हमारे यहाँ सेंस नहीं है। हम जी लोग जो है, हम लोग एक जी समय हम लोग ये मानने लगे थे कि जो लिखने वाले लोग हैं वो भी कम सुपरस्टार नहीं होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम ही लोग बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। वो नहीं, गंभीरता सलीम से इस जावेद तो इसका बात को बहुत बड़ा समझे। उदाहरण है। सलीम जावेद इसकी हाँ बहुत बड़ी बिल्कुल मिसाल बिल्कुल है, और बिल्कुल, बहुत उनके नाम से फिल्में चलती बहुत थी। बहुत सही। बस मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पर थोड़ा रुक करके सोचना चाहिए। स्टार वैल्यू है, लेकिन इतना नहीं जी है कि गोबर को चंदन बना सके। मैं इस बात को मैंने बहुत ठीक। पसंद किया, इस फ्रेज को। थैंक यू। बस जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है, आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया था कि उनके सुपरस्टारडम के यानी पीक टाइम में भी जो है उनकी फिल्में फ्लॉप हुई। आपने आलाप का नाम लिया। आलाप तो चलिए एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म थी। मुझे नास्तिक और महान जैसी फिल्में भी याद है। नास्तिक बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, अमिताभ हेमा मालिनी की फिल्म थी, बहुत मतलब उनकी जोड़ी बड़ी हिट थी, और महान में एक नहीं तीन तीन अमिताभ थे, तो फिर भी वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो वो कहीं ना कहीं जो आपने पैकेज वाली बात कही है, पैकेज वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फरीद साहब इस चर्चा के इस मोड़ पर आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप पटकथा लेखक भी हैं, आप इंडस्ट्री का चलन देख रहे हैं, और आप स्वयं उसके मतलब कहना चाहिए उस जिसको बोलते हैं ना उस का हिस्सा है। तो आपकी समझ में क्या वो चीजें हैं जो यहाँ हमारे बाकी सारे साथियों ने कही हैं? आपको क्या लगता है कि किसी फिल्म के चलने या ना चलने की वजह किस हद तक कहानी है, किस हद तक स्टार है, किस हद तक निर्देशक है? क्या वो चीजें हैं जो हम जब बाकी जगहों से कंपेयर करते हैं, चाहे वो हमारा दक्षिण भारतीय सिनेमा हो या अन्य भाषाओं का सिनेमा हो या फिर हॉलीवुड का सिनेमा हो, और जब हम ठेठ हिंदी मसाला सिनेमा की बात करते हैं, तो क्या वो फैक्टर्स हैं जो किसी फिल्म को हिट या फ्लॉप बनाते हैं? क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। सारी बातें लगभग आ ही चुकी हैं। मैं केवल इसमें एक मुद्दा जोड़ना चाहता हूँ कि जो कमर्शियल फ़िल्में होती हैं, जो जिसको हम लोग मुख्य धारा की फ़िल्में कहते हैं, वो उसमें एक ट्रेंड होता है। और अभी का ट्रेंड अगर देखें तो 2 चीज़ें समझ में आती हैं कि या तो हिंसक फ़िल्में चलती हैं या फिर प्रोपेगेंडा फ़िल्म चलती है। हमारे स्टार हिंसक फ़िल्म तो कर लेते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं करते हैं। और प्रोपेगेंडा फ़िल्म मतलब छावा भी इस ढंग से बनाई जाती है, उसका क्राफ्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें आपको प्रोपेगेंडा का एक नफ़रत का पहलू दिखता है। तो इसके वो वो बहुत सस्ता होता है। उसको उसका बजट बहुत छोटा होता है और उसका कंटेंट इतना हेवी होता है कि वही स्टार होता है। तो उसमें फिर 100 करोड़ लेने वाले, 200 करोड़ लेने वाले स्टार की जरूरत नहीं होती, और वो आसानी से 4 आने में बन जाती है, 8 आने की या 16 आने की कमाई हो जाती है। तो ये भी एक ट्रेंड है। इस वजह से भी स्टारडम जो है, मेरा मानना है कि स्टारडम खत्म हो रहा है और एक्टर्स का वक्त आ रहा है, जो सचमुच में एक्टर है। तो उसमें क्या है कि स्टार जो है वो इतनी फीस लेने लगे हैं इस वक्त, जिनको हम स्टार अभी मान रहे हैं, कि उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। कुछ स्टार तो ऐसे हैं जो 80% मुनाफा ले लेते हैं। वो तो अब ऐसे में जो प्रोड्यूसर है उसकी कमर टूट जाती है। तो धीरे-धीरे एक तो ऑडियंस की तरफ से एक ट्रेंड बदल रहा है, ये सच है। धीरे-धीरे फ़िल्म मेकर्स भी चाहते हैं कि नए लोग आएँ, जो भी स्टार है वो अभी ना आएँ, लेकिन उसमें जयदीप अहलावत जैसे लोग जो स्टार तो नहीं है, या पंकज जैसे लोग जो स्टार नहीं है, लेकिन इनकी पहचान और इनका सम्मान बहुत है। और ये लोग अच्छे-अच्छे कंटेंट के साथ आ रहे हैं, और इसीलिए अब आने वाले दिन इनके हैं, जो स्टार नहीं होते हुए भी हम उनके नाम पर फ़िल्म देखने जाएँगे। और ये लोग 100 करोड़, 200 करोड़ या 80% मुनाफ़ा वाले भी नहीं हैं।
ये व्यावहारिक पहलू है। इसके अलावा ओटीटी के आने से जो एक्सपोज़र बढ़ा, जो हमारे पहले भी लोगों ने बोला है, उससे ऑडियंस का जो एक्सपोज़र बढ़ा और उससे जो एक टेस्ट बदला है। और कई मामले में तो मैंने ये भी देखा है कि ऑडियंस के सामने पोल भी खुलती है कि अरे इन्होंने तो वहां से मारा, अरे इन्होंने तो वहां से मारा। सोशल मीडिया पर आर डी बर्बर के गाने कहाँ कहाँ से मारे गए, इसका पूरा एल्बम घूमता है। तो उसकी वजह से ये एक तरह से पोल भी खुलती है और लोग ओरिजिनल की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल उनको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो अमेज़न के माध्यम से हो या टॉरेंट के माध्यम से हो, जो गलत है। आप देखिए, इसमें एक पहलू और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे स्टार जो हैं वो हॉलीवुड के स्टार की नकल बहुत अ अ, करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हॉलीवुड के स्टार की जब नकल करेंगे तो उनकी संस्कृति भी आएगी। उसकी वजह से ऑडियंस को समझ में भले ना आए, लेकिन एक डिटैचमेंट सा फ़ील होता है कि वो हमारे नहीं है से, मतलब ये कहाँ के हैं। और ऐसे में साउथ की जब कोई फ़िल्म आती है जिसके आप विरोधी भी हो, जिससे आप सहमत भी नहीं हो, लेकिन साउथ की फ़िल्म आती है तो साउथ का परिवेश आता है। मतलब वो लगता है कि इंडियन आदमी को, इंडियन लोकेशन को, इंडियन कंटेंट को हम देख रहे हैं। तो हिंदी फ़िल्मों ने इंडियननेस भी लूज़ किया है। मैं इस तरह से इसको देखता जी, हूँ। और जी, जी। तो ये आपने बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात वक़्त कही, डाइवर्सिटी। जी, जी। ये वक़्त एक्टर्स का है, स्टार का नहीं है। अब स्टार खत्म हो जाएँगे धीरे-धीरे। धन्यवाद। अच्छा, आपने जहाँ लाके ख़त्म किया है वो अभी तक की हमारी बातचीत का एकदम एंटीथीसिस है। जैसे कि अजय जी पराग और सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, स्टार सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी ये एक्टर का दौर है और स्टार ख़त्म हो जाएँगे। मुझे लगता है कि चीज़ें शायद दोनों ही रहेंगी। स्टार देखिए ऐसा है कि जो एक्टर हिट हो जाएगा, मान लीजिए कि अब विकी कौशल हिट हो गए छावा से, तो छावा यहाँ पर किसी ने वो बात कही थी कि विकी अपना प्राइस बढ़ा देंगे, या राजकुमार राव ने जैसे अपना प्राइस बढ़ा दिया, जैसे आयुष्मान खुराना ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि वो एक स्वाभाविक ट्रेंड है। फ़िल्म एक बिज़नेस है, बिज़नेस में जो चीज़ हिट हो जाती है, जैसा आपने खुद भी कहा। लेकिन बहरहाल ये एक अपने आप में एक दिलचस्प बात है जो आपने कहा कि हाँ, सिनेमा जो है डाइवर्सिटी कहीं न कहीं जो है उसमें नहीं दिख रही, जो कि बात आज हमने जब शुरू की, तो हमने जब मनोज कुमार साहब से बात शुरू की, तो वहाँ जो एक स्वाभाविक किस्म का राष्ट्रवाद हमको दिखता है। और आज हम जब छावा के बारे में बात करते हैं, तो आपने जो बात कही, वो राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रवाद है जो कि आपको कहीं न कहीं एक समुदाय के प्रति हिंसक या कहना चाहिए कि द्वेषी बनाता है, तो वो वहाँ जाके खत्म होता है। तो कहीं न कहीं जो दर्शक है, जो एक समावेशी समाज को पसंद करता है, देखना चाहता है, उसके लिए वहाँ एक चिंता है। लेकिन एक दूसरा दर्शक वर्ग भी तैयार हो रहा है जो ऐसी फ़िल्मों को हिट करा रहा है। तो ये भी हमें देखने की बात है। समाज भी बदल रहा है, सिनेमा भी बदल रहा है और स्टार सिस्टम अपनी जगह रहेगा, लेकिन नए चेहरे शायद उसमें आएँगे। जैसा कि यहाँ पर बात आई कि अगर रणवीर सिंह अगर वो हैं और स्टार सिस्टम सॉरी, जो अगर वो स्टार सिस्टम होगा भी तो उसकी उम्र बहुत छोटी हो जाएगी। ये जी, जी, मैं ये हो सकता है, बिल्कुल, इसीलिए हो बहुत सकता है। बहुत इसीलिए संक्षेप नहीं में जैसे एक बात कहूँ मैं। जी, जी, बोलिए अजय जी। हाँ, संक्षेप में। हाँ, देखिए, ऑन पेपर और किताबों में डायरेक्टर जो है सो कैप्टन होता है। हाँ, हाँ, और सही सच्चाई बात है। फिल्म इंडस्ट्री की ये है कि राजकुमार राव या अदना एक्टर भी जब तक हाँ नहीं कहता है, फिल्म को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। हुँ, और ये जो फ़िल्म की बात हम जिससे शुरू किए सलमान खान की, संयोग ऐसा था कि इस फ़िल्म के यूनिट के कुछ लोग हमारी बिल्डिंग में ठहरे हुए थे। जो टेक्निकल टीम है, उनका ये कहना है कि हम जो स्क्रिप्ट लेके आए थे, वह फ़िल्म नहीं बनी है। यह फ़िल्म जो बनी है, वो सलमान खान की फ़िल्म है। हमारी स्क्रिप्ट अभी तक सुरक्षित है। ये 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 बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये मेरे ख्याल में ये फ़िल्मों के फ्लॉप होने की वजह कहीं न कहीं ये भी है, वजह एक बड़ी वजह बहुत है। बड़ी ये वजह और है। ये जी, जी, और ये एक मेरे ख्याल में ये एक ऐसा पहलू है जो कि
कैसे डोमिनेट करते हैं, कैसे कहानियों में तब्दीली होती है। वो जितने भी जो भी बड़े स्टार रहे हो, चाहे वो राजेश खन्ना का समय रहा हो, चाहे अमिताभ बच्चन का समय रहा हो या बाद में। बहरहाल ये एक सतत होने वाली बातचीत है, और जैसा कि इसमें हितेंद्र पटेल जी ने भी कहा था कि नहीं, दर्शक का जो मनोविज्ञान है उस पर भी बात होनी चाहिए, और हिंदी सिनेमा का जो बदलता हुआ सौंदर्य शास्त्र है, इस पर भी बात होनी चाहिए कि किस तरह से हिंदी सिनेमा जो है वो आपकी साइकी को प्रभावित कर रहा है, और कैसे दर्शक जो हिंदी सिनेमा की जो पूरा मैकेनिज्म है उसको प्रभावित कर रहा है। बहरहाल इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।